हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है और इसका कुछ एप्लीकेशंस वगैरह, और उसके बाद कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्यों है? जब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाता है तो उस केस में ये नॉर्मल से और दूर की तरफ बेंड होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर इंक्रीज करते हैं उस केस में हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, और इस एंगल को जितना इंक्रीज कर दिया जाए ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस केस में हम लोगों का इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और अगर ये क्रिटिकल एंगल से फर्दर इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, यानी इससे ज्यादा, तो उस केस में ये एंगल और बढ़ना चाहेगा, और बढ़ने के लिए हम लोग क्या करता है, ये वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी इसी मीडियम में। तो इस मीडियम में हम लोगों का ये 100% रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब क्रिटिकल एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस केस में कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन इस केस में कोई भी पोर्शन हम लोगों का लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं होता है, 100% वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही डिफिनेशन बन जाता है क्रिटिकल एंगल का: द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो म्यू इंटू साइन दिस, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये हम लोग देख रहे थे। तो म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर, ये रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन 90। तो यहाँ से म्यू डी साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा सी का वैल्यू हम लोगों का म्यू आर बाई म्यू डी, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर रेरर मीडियम एयर हो जाता है तो उस केस में म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये म्यू आर अगर 1 रख लेते हैं और इसको म्यू रख लेते हैं तो उस केस में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई। If angle of incidence in denser medium is greater than the critical angle, then the incident light is totally reflected back into the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये स्पार्कलिंग डायमंड का जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि उसमें डायमंड्स का जो कटिंग होता है कुछ इस तरह से फेसेस हम लोगों के कट किए जाते हैं कि जो उसमें एंगल, एक्चुअली डायमंड का जो हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इट इज 2.48 अराउंड, ये लगभग हम लोगों का डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई है कि जिसके लिए क्रिटिकल एंगल, अभी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू के लिए रख रहते हैं 1 बाई म्यू, और ये म्यू का वैल्यू 2.48। तो यहाँ से हम लोग जब थीटा सी कैलकुलेट करते हैं तो इट इज अराउंड 24 डिग्री, 24 पॉइंट समथिंग, यानी कि बहुत कम हम लोगों का ये क्रिटिकल एंगल हुआ। अब ये कितना कम क्रिटिकल एंगल होता है, इसीलिए हम लोगों का जब लाइट डायमंड में इंटर करता है कहीं पर भी, तो उस केस में वो उसके फेसेस के थ्रू हमेशा वो TIR होता रहता है उसका, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता रहता है, और किसी सर्टेन फेस से बाहर आता है जब, तो जब बाहर आता है वही हमारे आई तक पहुंचता है। तो उस डायरेक्शन में जब हम लोग देख रहे थे, जिस फेस से हम लोगों का लाइट बाहर आ रहा था, तो उस केस में डायमंड हम लोगों का ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। तो इसी को हम लोग स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड बोलते हैं, या मिराज का फॉर्मेशन। मिराज, मिराज क्यों बनता है? तो मिराज होता क्या है, समर टाइम पे होता क्या है कि जो अर्थ के कांटेक्ट में एयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, और जितना ऊपर जाते हैं मतलब एयर मतलब थोड़ा कोल्डर रहता है। तो अर्थ के कांटेक्ट वाला जो एयर है वो हम लोगों का ज्यादा हॉट होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाता है, और ऊपर वाला जो एयर है थोड़ा सा कोल्ड एयर है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर में है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इट इज अ ट्री, अब ये ट्री से जब हम लोगों का कोई लाइट रे नीचे की तरफ जाता है, तो अब नीचे जाने पर हो क्या रहा है कि मीडियम हम लोगों का रेयर होता गया, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेरर मीडियम है। तो रेरर डेंसर से रेरर जाने पर TIR होने की पॉसिबिलिटी रहती है,
तो जितना हम लोगों का नीचे जा रहा है उस केस में क्या करता है, और नॉर्मल से दूर होता गया। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, उस केस में हम लोगों का ये वापस रिफ्लेक्ट होने लगा। तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्ट होकर के वापस ऐसे, और इधर कोई ऑब्जर्वर है, उस केस में ये ऑब्जर्वर तक यहाँ पहुंच रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को जब लगता है कि लाइट रे एक्चुअली में इसके पास जो पहुंच रहा है वो यहाँ से पहुंचता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये हम लोगों का इसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। एंड इट इज जस्ट लाइक, इसको लगेगा कि ये हम लोगों का एक पॉन्ड में कोई या वाटर में ये इमेज बना हुआ है, इन्वर्टेड इमेज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिराज। तो ये सब हम लोगों के एप्लीकेशंस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट थिंग हम लोगों का एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल, ये भी हम लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। और ऑप्टिकल फाइबर किस काम आता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल्स को सेंड करने के काम आता है। कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल अगर हम लोगों का है तो उसको, यानी कि लाइट का जो प्रोपेगेशन है ऑप्टिकल फाइबर में, वो हम लोगों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, एक वायर मतलब सिलेंडर टाइप, इसके ऊपर हम लोगों का एक कोटिंग, ये कोटिंग है। तो ये जो अंदर वाला जो सिलेंड्रिकल वायर या वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। और ये जो कोटिंग होता है दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। और इसके बाहर में भी फर्दर हम लोगों का प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। खैर उससे हम लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है, वो सेफ्टी के लिए बस है। बाहर में जो प्लास्टिक का कोटिंग होता है वो इसके सेफ्टी के लिए है। बाकी ये दो हम लोगों का मेन चीज है, कोर और क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 1 ले लें और क्लैडिंग का म्यू 2, तो दिस म्यू 2 इज स्लाइटली लेस देन म्यू 1। म्यू 1 और म्यू 2, जनरली ये म्यू 2 का वैल्यू 1.48, म्यू 1 इज 1.52। ये कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.52, और ये कोर क्लैडिंग का 1.48। अब इस केस में यहाँ पर जो लाइट इंटर करता है, ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ कोई अगर लाइट इंटर करता है तो ये अंदर ही अंदर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और ये इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही आगे प्रोपेगेट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का ऑप्टिकल फाइबर का। और ये ऑप्टिकल फाइबर इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को भेजने के काम आता है, सेंड करने के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है कि एक राइट एंगल प्रिज्म है जिसमें ये एंगल्स 45 डिग्री और 90 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से हम लोग रखते हैं ताकि यहाँ से कोई लाइट रे इंटर करे तो ये यहाँ पर जाकर इधर बाहर ना निकले, यहाँ से टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसमें डेविएशन हम लोग कह सकते हैं कि कितना डेविएशन हो गया, 90 डिग्री। इस केस में डेविएशन इसका 90 डिग्री हो गया। इस अगर प्रिज्म को इस तरह से रख दें कि ये डायगोनल वाला फेस इधर कहीं और ये 90 डिग्री, तो उस केस में इधर से कोई लाइट अगर इंटर करता है नॉर्मल, तो ये यहाँ पर गया और यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, फिर वापस ऐसे चला गया। तो इस केस में डेविएशन हम लोगों का 180 डिग्री हो जाता है। और इस प्रिज्म को इस तरह से अगर हम लोग रख दें, इस पे लाइट रे जब ऐसे इंसिडेंट होता है तो ये यहाँ पर हम लोगों का ये रिफ्रैक्ट हुआ पहले, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऐसे टर्न हुआ, फिर यहाँ से टोटली रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला गया। तो इस केस में हम लोगों का डेविएशन कितना है, 0 डिग्री। यानी कि जैसे था वैसे ही चला गया, डेविएशन 0 डिग्री, यहाँ डेविएशन 180 डिग्री, यहाँ पर डेविएशन 90 डिग्री। तो ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ दोनों जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ और यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस प्रिज्म से हम लोग लाइट रे को डिपेंडिंग की किस तरह से रख रहे हैं, डेविएशन 0 डिग्री भी पॉसिबल है, 90 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। इसको बोलते हैं हम लोग टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं
अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इसका इमेज अगर बनाएंगे तो एक रे तो हम लोगों का यहाँ से चला गया ऐसे, और एक रे यहाँ से जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो ये ऐसे बनेगा। तो यानी इस टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज इधर कहीं बन रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का इमेज, तो ये इमेज कुछ इस तरह से बना है। दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा जाए तो ये ऐसे जा करके फिर ऐसे आएगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट, यानी इस केस में इमेज कुछ ऐसे बन गया। यहाँ पर अगर ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये आगे जाके यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ, और ये TIR, तो फिर ये ऐसे जाएगा। दैट मीन्स कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ये इस तरीके से हम लोगों का ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है इस तीनों केसेस में। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन वगैरह हम लोग कैसे लिख रहे थे, तो ये जब क्रिटिकल एंगल से कम रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में हम लोगों का रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये डेविएशन, दिस वन इज डेविएशन। इस केस में डेविएशन ये हो गया डेल्टा, विच इज R माइनस आई। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 यानी π/2, उस केस में डेविएशन का वैल्यू ये है डेविएशन डेल्टा, विच इज π/2 माइनस थीटा से। और रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये डेविएशन कहलाता है डेल्टा। इस केस में डेल्टा का वैल्यू 180 माइनस 2i, तो इट इज पाई माइनस 2i, और 2 कॉमन कर लें अगर, इट इज π/2 माइनस आई। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का केस हम लोगों का जो डेविएशन होता था वो लिखे। यहाँ पर ये π/2 माइनस थीटा सी हो गया क्रिटिकल एंगल जब होगा, क्रिटिकल एंगल से कम है तो R माइनस आई। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो उस केस में म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। तो इसको अगर इधर डिवाइड करेंगे तो ये साइन आर का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, साइन आर इक्वल टू दिस, या यहां से आर का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स टाइम्स दिस वैल्यू, इट इज म्यू डी बाई म्यू आर इंटू साइन आई। इस केस में डेविएशन का वैल्यू डेल्टा विच इज R माइनस आई, तो ये हो गया साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर इंटू साइन आई माइनस आई। और यही हम लोगों का जब आई का वैल्यू थीटा सी है तो आर का वैल्यू 90 यानी कि ये 1 हो गया, तो साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, तो ये हो गया हम लोगों का 1 बाई साइन थीटा सी। अब ये डेविएशन हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सारा फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का हो गया यार। तो डेविएशन अगर हम लोगों का ये फंक्शन बन रहा है तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने पर एक ट्रांजिशन आ रहा है कहां पर, थीटा सी पर, यानी थीटा सी के बाद में ये होगा, थीटा सी से पहले हम लोगों का ये, तो ये थीटा सी से पहले का डेविएशन है, ये थीटा सी के बाद का है, और जस्ट थीटा सी पर हम लोग कितना है π/2 माइनस थीटा सी। आर का वैल्यू जब 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री माइनस आई का वैल्यू थीटा सी रखे थे तो यही आएगा। इसमें जस्ट बाद में अगर हम लोग देखें, जस्ट बाद इसके, तो उस केस में भी आई का वैल्यू होगा थीटा सी पुट करते हैं तो ये π/2 माइनस थीटा सी इंटू 2 टाइम्स, यानी इस वाले एंगल का डबल, इसी के जस्ट बाद डेविएशन इसका जस्ट डबल हो गया, और यहां तक ये डेविएशन हम लोगों का इस फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा था। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलता है अप टू थीटा सी। थीटा सी जीरो से लेके थीटा सी तक ये है, थीटा सी पर डेविएशन का वैल्यू कितना है π/2 माइनस थीटा सी।
दिस इज द डेविएशन एट थीटा सी, और इसके जस्ट बाद जो एंगल हुआ उसमें हम लोगों का डेविएशन ये आ गया था, यानी कि इसका जस्ट डबल हो गया, ये है इसका डबल, 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। और इसके बाद अगर हम लोग का ये डेविएशन का फार्मूला था, तो उस केस में ये वाला जो डेविएशन है दैट इज लीनियरली डिक्रीजिंग, यानी कि आई के साथ ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, उस केस में ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। और थीटा सी, अब ये ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हम लोग कर सकते हैं, तो ये पाई बाई 2 तक वेरी करता है। तो ये हम लोगों का बनता है, ये जो फंक्शन था इसका ग्राफ ये है साइन इनवर्स, और ये हम लोगों का लीनियर ग्राफ इसका था। इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोगों के देखें अब, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। जिसमें पहला एग्जांपल हम लोगों का, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वाटर के अंदर में एच डेप्थ पर रखा गया है। अब ये लाइट हम लोगों का जब सोर्स से निकलेगा, तो पूछा गया है कि एयर में जो लाइट पहुंच रहा है वो कितने एरिया के थ्रू हम लोगों का वाटर सरफेस से निकल रहा है, क्योंकि यहां से जब लाइट इंसिडेंट होगा सरफेस पर, तो इसमें हर एक एंगल पर हम लोगों का इंसिडेंट हो सकता है। ये डायरेक्ट अगर इस नॉर्मल के लॉन्ग अगर लाइट गया, तो ये विदाउट डेविएशन सीधे पास कर गया। इससे थोड़ा सा एंगल पर इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके, अब मान लेते हैं कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया इसके लिए, तो उस केस में ये वाटर सरफेस के पैरेलल हो गया ये 90 डिग्री पर, और इसके बियॉन्ड पड़ेगा लाइट तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दैट मीन्स कि यहां से लेके यहां तक इसके अंदर अगर कोई लाइट रे पड़ेगा तो वो एयर में चला जाएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर कोई लाइट पड़ेगा तो वो एयर में नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी सर्टेन रीजन के थ्रू ही हम लोगों का एयर में बाहर आ रहा है लाइट, तो उस रीजन का एरिया कितना था। तो बेसिकली अगर ये इस पॉइंट से लेके यहां तक निकल रहा है, तो ये चारों तरफ होगा पूरे सरफेस पर, इस पॉइंट से ले, तो यहां हम लोगों का क्या बनेगा, एक सर्कल। दैट मीन्स कि इस सर्कुलर एरिया के थ्रू, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस सारे इसी के बराबर हैं, तो ये सभी डिस्टेंसेस सेम है, तो एक सर्कुलर एरिया के थ्रू हम लोगों का लाइट यहाँ पर बाहर निकल पाता है। तो इस सर्कुलर रीजन का एरिया कितना है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो लेट अस सपोज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर, जिसमें ये एंगल हम लोगों का क्रिटिकल एंगल था, तो ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, और यहाँ पर भी, इधर भी ये 90 डिग्री, ये थीटा सी, तो ये एंगल भी थीटा सी। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये tan थीटा सी का वैल्यू कितना हो गया, r डिवाइडेड बाई एच, tan थीटा सी इक्वल टू r बाई एच, और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हम लोग लिखे थे साइन थीटा सी, साइन थीटा सी इज म्यू आर का मतलब 1, और ये हम लोगों का म्यू डब्ल्यू, इट इज 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। साइन थीटा सी क्या वैल्यू है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, उस केस में हम लोगों का tan थीटा, तो tan थीटा के लिए बेस बेस कितना हो गया, म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, तो tan थीटा का वैल्यू यहां से अगर लिखेंगे, इट इज परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, ये tan थीटा सी का वैल्यू मिल गया। यहाँ पुट कर देते हैं, तो r का वैल्यू r इक्वल टू एच tan थीटा सी, दैट इज h अपॉन अंडर रूट म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1। ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, और एरिया अगर निकालना होगा तो उस केस में पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक इसमें कहा गया कि एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका नहीं दिया गया है, इस सरफेस ए बी पर एक लाइट रे इंसिडेंट होता है नॉर्मली, और कहा गया है कि ये अगर एसी सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता है, उस केस में इसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, ये हमको फाइंड आउट करना है।
इस सरफेस पर जब लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली होगा उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में कितना है 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल इसी डायरेक्शन में है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो ये लाइट रे सीधे यहाँ पर इंसिडेंट होगा, और जब सीधे यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो इस सरफेस पे नॉर्मल, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा इस केस में। दिस एंगल इज, ये 30 है, ये 30 दिया गया तो ये भी 30, तो ये 60 डिग्री होगी। और हम लोग कह रहे हैं कि इस एसी सरफेस से बाहर नहीं निकलना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसका TIR हो जाना है। इधर बाकी जगह एयर, इधर इधर भी। तो TIR होने के लिए हम लोगों का ये एंगल जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, कि यहाँ एयर और इस मीडियम के बीच में जो क्रिटिकल एंगल बनेगा। तो क्रिटिकल एंगल फॉर TIR at surface AC 60 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर 60 हम लोग क्रिटिकल से बड़ा है तो दोनों तरफ अगर हम लोग साइन ले लें, साइन 60 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। हम लोग साइन क्यों लिए, क्योंकि साइन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हमेशा हम लोग साइन थीटा सी ही लिख रहे थे, इसलिए हम लोग क्रिटिकल एंगल का वैल्यू म्यू के टर्म में लिख पाते हैं, इसीलिए दोनों तरफ साइन लिया गया है। तो साइन 60 डिग्री ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन 60 का मतलब √3/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी कितना, तो एक एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू, तो इट इज 1/म्यू। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर, यानी कि म्यू ग्रेटर देन 2/√3, यानी म्यू ग्रेटर देन 2/√3। तो लिमिटिंग कंडीशन हम लोग इसका लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू भी लगाते हैं हम लोग, क्योंकि इक्वल टू जब हम लोग नहीं लेते हैं तो वैल्यू नहीं बता पाते हैं। तो अब इससे ज्यादा वैल्यू रहना चाहिए, तो कितना वैल्यू, इसलिए इसका कुछ वैल्यू बताने के लिए हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन यूज करते हैं हमेशा, विच इज इक्वल टू। तो यहाँ म्यू मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 2/√3। ये नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ इसी तरह का है। एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के इस सरफेस के ऊपर एक लिक्विड है, और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है AB सरफेस पर नॉर्मली अगेन। तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ये जाकर डायरेक्टली यहाँ स्ट्राइक करेगा। तो हमको बताना है कि इस लिक्विड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया गया था। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए ताकि ये लिक्विड में इंटर ना कर पाए। तो हमको ये बताना है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो ताकि ये जो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुआ AB सरफेस पर वो लिक्विड में इंटर ना कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों का डायरेक्ट ये इंसिडेंट हो गया था, यहाँ से इस लिक्विड में इंटर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से वापस TIR हो जाए। TIR होने के लिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल इस मीडियम इंटरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम का इंटरफेस, इस मीडियम इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल ये कितना है वो पहले लिखना होगा। तो साइन थीटा सी म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, और ये है डेंसर मीडियम का। रेयर मीडियम ये होना चाहिए लिक्विड, दैट मीन्स इट इज म्यू एल, और ये √3 ये दिया गया है। तो इस मीडियम इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल इतना होना चाहिए। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो आई शुड बी ग्रेटर देन, और लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू भी हम लोग कंसीडर करते हैं। यहां से साइन आई इक्वल टू साइन थीटा सी, ये और स्नेल्स लॉ हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नहीं, TIR होने के लिए स्नेल्स लॉ आई का वैल्यू कितना है यहाँ, ये 30 है, ये 60 हो गया, तो बेसिकली आई का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहां से साइन 60 डिग्री साइन थीटा सी, साइन 60 इज
√3/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी का वैल्यू म्यू एल डिवाइडेड बाई √3। दिस इम्प्लाई दैट म्यू एल, ये इधर आएगा अगर, तो म्यू एल इज लेस देन 3/2 और इक्वल टू, इसका मतलब इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों का 3/2 होना चाहिए। 3/2 से कम रहेगा तब ये हम लोगों का कंडीशन ट्रू होगा, 3/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3/2 से ज्यादा हो गया तो हम लोगों का डेंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोगों का, एक ग्लास सिलेंडर है, ग्लास सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन है ए बी और ये कर्व सरफेस, इस सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है, लेट अस सपोज इट इज समथिंग, ये एक लाइट रे इंसिडेंट होता है। तो पूछा गया है कि यहाँ जो भी लाइट रे इंसिडेंट होता है वो कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता है, उस केस में इसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो फॉर एनी लाइट रे entering at section AB does not emerge from this curved surface, मतलब यहाँ TIR हो जाए, तो फॉर एनी लाइट रे, तो ये लाइट रे अगर यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो उस केस में इस सरफेस पे नॉर्मल ये है, नॉर्मल से हम लोगों का ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल से थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब ये यहाँ पर हम लोगों का जब पहुंचेगा तो इससे भी बाहर नहीं निकलना है, दैट मीन्स यहाँ पर TIR हो जाए, दैट मीन्स कि ये एंगल इस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाना चाहिए। सपोज दिस वन इज थीटा, ये कुछ आर, ये 90 माइनस आर। अब अगर थीटा का वैल्यू हम बढ़ाएं तो ये आर बढ़ेगा, जब आर बढ़ेगा तो ये एंगल कम होगा, तो ये कम एंगल पर TIR होना है, और बढ़ाते गए ये और कम होता गया। तो अगर कम से कम एंगल पर TIR अगर हो जाता है तो ज्यादा एंगल पर तो हो ही जाएगा, दैट मीन्स कि सबसे कम एंगल ये हम लोगों का कितना बन सकता है, मिनिमम। तो ये मिनिमम हम लोगों का कब बनेगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होने का मतलब ये मैक्सिमम हो जाए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, 90 डिग्री। तो अगर इसको हम 90 डिग्री के लिए TIR का कंडीशन लगा देते हैं तो उसके लिए बाकी सभी एंगल्स के लिए ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये लाइट रे जस्ट 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, उस केस में ये यहां से ऐसे टर्न कर गया और यहां पर ये फिर से TIR हो जाए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू एंगल। अब तो कहने का मतलब ये हम लोगों का क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये 90 माइनस थीटा सी के बराबर है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा सी। अब ये 90 माइनस थीटा सी जो है वो थीटा सी से बड़ा होना चाहिए ताकि यहाँ TIR हो सके। तो 90 माइनस थीटा सी should be greater than or equal to theta c. This imply that ये थीटा सी इधर आ गया, 2 थीटा सी लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा सी लेस देन आर इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से अगर हम लोगों का कम बनता है उस केस में हम लोगों का यहाँ पर TIR हमेशा होता रहेगा फॉर एनी लाइट रे एंटरिंग एट दिस सेक्शन। अब दोनों तरफ अगर साइन ले लेते हैं उस केस में साइन थीटा सी लेस देन साइन 45 डिग्री, साइन थीटा सी का वैल्यू 1 अपॉन म्यू लेस देन 1/√2, दिस इम्प्लाई दैट म्यू इज ग्रेटर देन √2, दैट मीन्स कि म्यू मिनिमम का वैल्यू √2, ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 होना चाहिए, उससे √2 से कम नहीं होना चाहिए, √2 से ज्यादा रख सकते हैं, √2 से कम नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पर कोई भी लाइट रे जब इंटर करेगा, √2 का मतलब 1.414। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक हम लोग का, एक ग्लास रॉड है कोई,
ग्लास रॉड को इस शेप में बेंड कर दिया गया है, कुछ सेमी सर्कल टाइप है, और ये क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर टाइप। कहा गया है कि यहां से ये इसका विड्थ डी है और ये रेडियस आर। ये रेडियस आर और ये डी। तो यहां से कोई भी लाइट रे इंटर करे तो ये यहां से बाहर निकले। तो इस डी और आर पे कंडीशन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है। इस केस में डी और आर पे कंडीशन हम लोग को लिखना है, या यूं कहें कि रेशियो। इसमें रेशियो क्या होना चाहिए ताकि यहां से कोई भी लाइट रे इंटर करे वो यहां से हमेशा बाहर निकल पाए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ जो लाइट रे इंटर करेगा इस मतलब अंदर वाले वॉल पे जस्ट पास करता हुआ या टच करता हुआ ये ऐसे जाके यहाँ स्ट्राइक करे, तो यहाँ पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया, और ये ऐसे स्ट्राइक करें यहाँ, फिर ये नॉर्मल हो गया, और फिर यहाँ से ये जस्ट टच करता हुआ इस वॉल से बाहर निकलेगा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल थीटा हो जाए, ये एंगल भी थीटा हो जाए। दूसरा, इस वाले वॉल से टच करता हुआ कोई लाइट रे, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ या नॉर्मल ऐसे है। इस केस में ये एंगल और ये एंगल, लेट अस सपोज दिस वन इज थीटा डैश, तो थीटा पे अगर टी आई आर होगा तो उससे ज्यादा एंगल पे तो टी आई आर हो ही जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ टी आई आर अगर हो रहा है तो उससे ज्यादा एंगल जब यहाँ इंसिडेंस का होगा तो टी आई आर होना ही होना है। दैट मीन्स कि हमको इस वाले एंगल के लिए अगर टी आई आर करा देते हैं तो इसके इधर जो लाइट रे इंटर करेगा वो हमेशा टी आई आर होगा उसका। इस वाले के लिए टी आई आर का कंडीशन हम लोग को लगा देना है। ये थीटा सी जो होना चाहिए, थीटा सी जो सॉरी दिस थीटा, तो इस केस में ये थीटा हम लोगों का क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाना चाहिए। थीटा शुड बी ग्रेटर देन और लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू थीटा। व्हाट अबाउट साइन थीटा? ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा का वैल्यू अगर देखें तो ये ट्रायंगल, व्हाट इज दिस वैल्यू? आर। ये क्या है? आर प्लस डी। यहां से यहां तक ये रेडियस आर है अंदर वाला, और ये तो थिकनेस डी था, तो आर प्लस डी ये हो गया, और ये है आर। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया आर बाई आर प्लस डी should be greater than sin theta c is 1 by mu। इनवर्स करते हैं अगर तो r प्लस डी डिवाइडेड बाई आर लेस देन आर इक्वल टू म्यू, यानी डी बाई आर प्लस 1 और डी बाई आर लेस देन म्यू माइनस 1, यानी कि ये रेशियो म्यू माइनस 1 से हमेशा छोटा रहना चाहिए, और यू कह सकते हैं डी बाई आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज म्यू माइनस 1। तो ये रहा कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट है अपरेंट शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट।